हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनी कंसल, बैचलर थेरेपिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, सुजोग थेरेपिस्ट एंड रेकी मास्टर आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक कि सर्दी के मौसम में जब आजकल मौसम बदल रहा है तो हम में से बहुत से लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वीजिंग हो रही है। तो आज का टॉपिक हमने अस्थमा के ऊपर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से नेचुरल रेमेडीज के द्वारा हम अस्थमा के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अस्थमा क्या है। अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारे एयरवेज को, श्वास नली को, जो लंग्स तक जाती है, उसको उसमें सूजन आ जाती है। जब हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिलती है, तो उसी को हम अस्थमा कहते हैं। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, चाहे नाक से लें या मुंह से लें, तो वो हमारे थ्रोट के थ्रू होती हुई श्वास नली के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और वहां पर लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में लेकर के जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं और सारे अपने रोजमर्रा के काम हम अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। तो अस्थमा के सिम्टम कब होते हैं? जब वो एयरवेज जिनके द्वारा हमारी श्वास जो है वो लंग्स तक पहुंच रही है, जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसके आसपास के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, म्यूकस आने लगता है, हमारे नाक में, गले में म्यूकस आने लगता है, खांसी आने लगती है, और हमारा जो श्वास नली का एरिया है, अंदर का पैसेज है, वो इतना नैरो हो जाता है कि वहां से सांस पूरी तरह से लंग्स में नहीं पहुंच पाती है। तो इसी कंडीशन को हम एस्थमा कहते हैं। एस्थमा के क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो वीजिंग होती है, रात में सोते वक्त आपकी सांस में से आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आती है, या फिर कुछ और फर्क फर्क तरह की सांस लेने की आवाज आपको सुनाई देती है, या फिर खांसी आती है, सोते सोते आप बार बार खांसते हैं, दिन में भी खांसते हैं, लेकिन रात में स्पेशली जब आप लेट जाते हैं तो आपको ज्यादा खांसी आती है। जब बहुत जोर से हंसते हैं तो आपको खांसी आ जाती है, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो भी आपको खांसी आ जाती है, और आपको अपने चेस्ट एरिया में टाइटनेस फील होती है, या चेस्ट में थोड़ा सा पेन, हैवीनेस महसूस होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, और बात करते समय भी आपकी सांस फूलने लगती है। आप थोड़ा भी आपकी एंजाइटी का लेवल बढ़ता है तो आपको एकदम से अस्थमा की, सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। आप थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में आपके लंग्स तक नहीं पहुंच रही है, और बहुत जल्दी जल्दी गहरी तेज तेज सांस आपको आने लगती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं अस्थमा से। हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, बार बार जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो अस्थमा को एक समय में इनक्योरेबल माना जाता था। लोग कहते थे कि अस्थमा एक बार हो गया तो अब जो है वो जीवन के साथ ही जाएगा, उसका कोई क्योर नहीं है। लेकिन अब इन नेचुरल रेमेडीज के द्वारा, बैचलर रेमेडीज हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, और हमारी सुजोग थेरेपी है, इसके अलावा और भी बहुत सी थेरेपीज हैं जो आपको अस्थमा में हेल्प करती हैं, और उससे आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पिछली सेंचुरी में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बहुत रिकॉग्निशन मिला है। हमारी मेडिकल साइंस ने वो जिन चीजों को ट्रीट नहीं कर पाती थी उसको इनक्योरेबल बता दिया था। तो लेकिन हमारा आयुर्वेद और हमारी और ये उससे संबंधित बहुत सारी मेडिसिन सिस्टम्स ऐसे हैं,
और हीलिंग सिस्टम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें इन कंडीशंस पर काबू लाने में मदद करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई फिजिकल रीजन अस्थमा का नहीं है, आपकी श्वास की नली में ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आपके लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो एक बात अलग है। अदरवाइज ज्यादातर इमोशनल रीजन से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो आर स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस आर द कल्प्रिट एंड वेल नोन ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। उसी से आपका फिजिकल रीजन से भी अगर अस्थमा है तो वो भी ट्रिगर होता है अगर हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बैड इमोशंस हमें आते हैं तो और इसके बहुत से एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं कि किस तरह से अस्थमा जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन में बढ़ जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बैचलर रेमेडीज एंड एरोमा रेमेडीज आर वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। दोनों हमारे इमोशंस पर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इमोशंस के साथ साथ हम लंग्स पे भी काम करते हैं और इमोशंस को भी कंट्रोल में लाने का काम करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द इमोशनल कॉजेज ऑफ एस्थमा। सबसे पहला कारण है टेंशन। आज के समय में हम सभी को किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन है, और टेंशन और स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर देते हैं। बैचलर एसेंसेस हेल्प diminish tensions and bring more peace and tranquility। बैचलर रेमेडीज के द्वारा हम अपने टेंशन्स और स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, ये आप लोग सब जानते ही हैं। और अनदर कॉज है सॉरो। अगर किसी कारण से कोई ऐसी दुख की बात आपकी फैमिली में हो गई है या आपके आसपास कुछ ऐसे घटना घटी है जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं, तो उसके कारण भी हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और बैचलर रेमेडीज में योग्यता है कि वो आपके दुख और आपके दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसमें आपका इमोशनल बैलेंस लाने में हेल्प करती है। अनदर कॉज इज एंगर। अगर हमें बहुत गुस्सा आता है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, तो उसको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जब भी वो किसी के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा करेगा, किसी को अगर एस्थमा से रिलेटेड कुछ थोड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी है और किसी के ऊपर वो बहुत तेज गुस्सा करता है, क्रोध करता है, चिल्लाता है, तो एकदम से उसको एस्थमा का अटैक आ जाता है। तो बैचलर रेमेडीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे गुस्से को कंट्रोल में करने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। अनदर कॉज इज फियर। हमारे बहुत से फियर्स होते हैं, डेली रूटीन में हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं किसी भी कारण को लेकर के, तो वो भी हमारे एस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करते हैं। हमारा कोई अगर बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है, किसी दुर्घटना से हम गुजरे हैं, तो उसका डर हमारे अंदर से निकल नहीं पाता, अंदर ही जब बैठ जाता है, कोई दुख सदमा हमारे अंदर बैठ जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है एस्थमा का। और बैचलर रेमेडीज जैसा कि आप जानते ही हैं कि फियर और को दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं दैट यू कैन डील विद एवरी सिचुएशन। और अगर आपके कोई अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, तो भी आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। फैमिली में कुछ अनरिजॉल्व सिचुएशंस हैं जिसमें कि आप कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो आप एक उदासी में जीने लगते हैं, एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि इस सिचुएशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप हेल्पलेस फील करते हैं तो भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। बैचलर रेमेडीज आपके ट्रॉमास को, आपके दुख को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, इन सब चीजों को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ओवर एक्टिविटीज करते हैं, ओवर एग्जॉशन आपको हो जाता है, तो भी आपको अस्थमा का अटैक होने की
संभावना है। कुछ लोगों को आदत होती है जब वो काम करना शुरू करते हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अब हम थक चुके हैं और अब हम इस काम को स्टॉप कर दें और फिर थोड़ा-सा रेस्ट लेने के बाद हम फिर से उस काम को शुरू करेंगे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी आउट करने में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि कब हमें आराम करना है, हम वो नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं। तो उस केस में भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। यहाँ पर भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज आपको हेल्प करती हैं। दे हेल्प यू टू नो व्हेन टू स्टॉप वर्किंग, कब आपको काम करना रोक के और आराम करना है और उसके बाद कब आपको फिर से काम करना शुरू करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे इमोशंस हैं जो अस्थमा का कारण बनते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जस्ट एलर्जिक अस्थमा। उनका कोई फिजिकल रीजन नहीं है कोई, और बहुत समय तक एलर्जिक अस्थमा रहने के बाद हो सकता है आपके लंग्स डैमेज होने लगे या आपकी श्वास नली में कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, पर मोस्ट ऑफ अस जस्ट हैव द एलर्जिक अस्थमा। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और बैचलर रेमेडीज क्योंकि आपके इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत अच्छा मदद करती हैं, तो हम लोग आपका एक पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक कंसल्टेंसी करने के बाद एक पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन बनता है जो आपके इमोशंस को डील करने में आपको हेल्प करता है। तो हमारी बैचलर रेमेडी सिस्टम जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द पेशेंट। वी हैव एन होलिस्टिक approach. Every patient is considered to be an unique human being, and the focus is on his uniqueness, not on the disease. क्योंकि हर पर्सन यूनिक है, उसके इमोशंस भी यूनिक हैं, तो उसके इमोशंस को समझकर उसी की रेमेडीज को इंक्लूड करके हम अस्थमा का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, मेंटल एक्सपीरियंसेस हर एक के अलग अलग होते हैं, सबकी स्पिरिचुअल बिलीफ अलग होते हैं, तो उन सबको कंसिडर करने के बाद हम बैचलर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं। और एक पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन जब हर पेशेंट का बनता है तो वो उसको बहुत ज्यादा लाभ देता है, उसको एक माइंड में भी पीस मिलती है और अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को भी वो कंट्रोल कर पाता है। बैचलर रेमेडीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेरे कई पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो दवा करने के बाद अगर कुछ भी थोड़ा सा उन्हें होता है तो उन्हें शक होता है कि कहीं बैचलर के कारण तो नहीं हो रहा है, ये जो हम दवा ले रहे हैं उसके कारण तो नहीं हमारे को साइड इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि बैचलर रेमेडीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। लेकिन ये है कि उससे पूरा फायदा लेने के लिए जिस तरह से आपको गाइड किया जाता है उस तरह से आप अपनी रेमेडीज को अच्छी तरह से लें और अपनी एलोपैथी की मेडिसिन के साथ भी आप इन दवाओं को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन कुछ ज्यादा एक्यूट है तो उस समय आप एलोपैथी मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे। आप अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे, उसके साथ ही आप बैचलर रेमेडीज को भी ले सकते हैं जो अंदर से आपके इमोशंस को हील करके आपके रूट कॉज को, अस्थमा के रूट कॉज को ठीक करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं, बैचलर रेमेडीज भी होम्योपैथी के अंतर्गत आता है, तो वो कभी भी आपके दूसरे मेडिसिन सिस्टम के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अपने आप लेने की कोशिश ना करें। अगर कोई टिपिकल इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज को आप अपने आप लेने की कोशिश ना करें, किसी न किसी थेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन लें। आप जरूर ही अस्थमा को क्योर करने में समर्थ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आज आपको कुछ भी नहीं बताएंगे बैचलर से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। पहली बात तो आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है, और उसके अलावा अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको, जिस समय आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, तो आप मस्टर्ड और रॉक वाटर, ये दो बैचलर रेमेडीज हैं, इनका कॉम्बिनेशन लेकर आप एक गिलास पानी में 8 ड्रॉप्स डालें, 4-4 ड्रॉप्स दोनों रेमेडीज की डालें और उसको इंजेस्ट करना शुरू करें। 15-15 मिनट पे, 5-5 मिनट पे भी ले सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम। आप उसको धीरे धीरे सिप करके पीते रहें
तो आपकी ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। ये रेमेडी आपको कैसे हेल्प करती है? मस्टर्ड आपको डिप्रेशन से बाहर लाती है, आपके टेंशन्स को दूर करती है, जो टेम्परेरी ग्लूमीनेस आपको आई है बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको दूर करती है। और आपके कुछ अनरिजॉल्व इमोशंस हैं जिन्हें आप रिलीज करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, उनको काम डाउन करती है, आपके फियर्स को ओवरकम करती है और आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल लाती है, आपके पेन और सौरों को कम करती है। बेसिकली ब्रॉडली ये काम करती है। तो जिस समय ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उस समय आप ये दवा अपने आप ले सकते हैं, लेकिन अस्थमा को ट्रीट करने के लिए आप किसी बैचलर थेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और अपने सारे इमोशंस उनको बताएं। एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा भी हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एसेंशियल ऑयल्स जो हमें हेल्प करते हैं अस्थमा में। एसेंशियल ऑयल्स हमें या तो कोल्ड प्रेस करने के द्वारा या स्टीमिंग प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। प्लांट्स जो हैं कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा जो वो ऑयल रिलीज करते हैं, उस ऑयल को कलेक्ट करके हम लोग थेरेपेटिक यूज उन ऑयल्स का करते हैं। वो पर्टिकुलर ऑयल जिस प्लांट से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी फ्लेवर और ओडर, उसी की खुशबू उनके अंदर होती है। एसेंशियल ऑयल्स को पिछले 50-60 साल में बहुत रिकॉग्निशन मिला है। एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जो टोटली क्योर हो जाती हैं और एस्थमा भी उन्हीं में से एक है। बहुत कम आजकल पॉपुलैरिटी एसेंशियल ऑयल्स या एरोमा थेरेपी की बढ़ गई है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एसेंशियल ऑयल्स को आप इनहेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिफ्यूजर में लगा सकते हैं और इनहेल कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप बॉडी पे कभी भी अप्लाई करना चाहें तो करियर ऑयल में मिलाकर ही अप्लाई किया जाता है और उसकी भी एक ब्लेंडिंग केमिस्ट्री होती है। अपने आप से अगर आप अप्लाई डाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि बहुत थोड़ा कुछ ड्रॉप्स ही डलती हैं करियर ऑयल के अंदर। करियर ऑयल्स भी बहुत सारे होते हैं जो हम डिफरेंट डिजीजेस में कौन सा ऑयल यूजफुल है उसके द्वारा उसी को हम यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल को मिक्स करने के लिए। और उसका भी फिर एक पैच टेस्ट होता है, स्किन पर लगाकर देखते हैं कि वो कहीं ज्यादा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है आपकी स्किन में। इसलिए एप्लीकेशन करने के लिए मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आप जब कंसल्ट करें आप तभी एप्लीकेशन की ओर जाएं। अदरवाइज एस्थमा के लिए कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो अच्छे हैं उनके नाम हैं थाइम, यूकेलिप्टस, एनिसीड, केजपुट, सेज, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमें एस्थमा के डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप कुछ ऑयल अपने एस्थमा के लिए यूज करना चाहते हैं तो थाइम या यूकेलिप्टस ऑयल जो कि इजीली अवेलेबल है, वो ध्यान रखें कि आपको प्योर ऑयल मिल जाए अमेजोन वगैरह से, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डिफ्यूजर में कुछ ड्रॉप्स पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल के आप लगा के रखिए तो आपको अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में आराम आएगा। और रात को सोते समय आप अपने तकिए पर भी कुछ ड्रॉप्स थाइम या यूकेलिप्टस की डाल सकते हैं, और या फिर हम अपने हैंकी में डालकर रख सकते हैं। अगर दिन में आप काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने हैंकी में डालकर रखिए कुछ ड्रॉप्स और उसको 10-10 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार सूंघ लीजिए। सूंघते रहे, आपने रुमाल रखा रहा, या जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगी तो आपने अपना रुमाल सूंघ लिया। ये आप कर सकते हैं। स्वयं से करने के लिए इतना ही करें। इससे अधिक अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, पूरी तरह से अस्थमा को ट्रीट करना चाहते हैं, तो किसी एरोमा थेरेपिस्ट से आप जरूर सलाह लें। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनके ऊपर कलर्स अप्लाई करने से या मेथी सीड्स अप्लाई करने से बहुत ज्यादा आराम आता है। दीज आर टेस्टेड, ऑल द पॉइंट्स आई टेल यू आर वेरी मच टेस्टेड, उनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है दैट इज लिवर 1। आई होप यू कैन सी माई फिंगर्स। मिडिल फिंगर में बिल्कुल टॉप में टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर
यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये आपकी लिवर मेरिडियन जाती है। तो लिवर मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट टॉप में है, काफी साइड में आता है, आप देखेंगे मेरे उंगली के काफी साइड में आ रहा है ये। तो ये लिवर वन है और ये लिवर 4 है। तो ये इन 2 पॉइंट्स पर आप इनकी लोकेशन देख लीजिए, आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। ये लाइन फर्स्ट प्लेंज के बाद जो ये लाइन आ रही है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर साइड में आपका लिवर 4 है। 2 पॉइंट्स ये लिवर के हैं और तीसरा पॉइंट आपका ये जो इंडेक्स फिंगर पे है मिडिल प्लेंज में, आप देखेंगे इन दोनों लाइनों के बिल्कुल बीचों बीच अगर आप आए तो उससे थोड़ा सा ऊपर ये हमारा P5 पेरिकार्डियम का 5th पॉइंट है। तो ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। इन 3 पॉइंट्स पर अगर आप मेथी दाना लगाते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। वैसे तो इनको सेडेशन एंड टोनिफिकेशन इनका किया जाता है बॉल मैग्नेट्स लगा के, पर वो जब तक कि आप पूरा थेरेपी को नहीं समझते हैं तब तक उसका प्रयोग ना करें। आप इसके ऊपर मेथी दाना लगाएं या फिर आप इनके ऊपर ब्राउन कलर की डॉट्स, जितनी बड़ी मैंने डॉट्स लगाई हैं इसी तरह से ब्राउन कलर की डॉट्स आप लगा सकते हैं इन पॉइंट्स पर। लेफ्ट हैंड में, अपने लेफ्ट हैंड में लगाएं ब्राउन कलर की डॉट्स। रात को लगाकर भी छोड़ सकते हैं, पूरी रात आप नीचे ब्राउन कलर लगा लें और ऊपर से मेथी दाना लगा दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी रात उसको छोड़ दें और मॉर्निंग में मेथी दाने को हटाकर फेंक दें। तो इतना अगर आप अपने अस्थमा के लिए ये प्रेशर पॉइंट्स लगाते हैं, इन पे कलर भी केवल लगाते हैं आप, तो भी आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाने वाला है। अगर किसी को अपना कोई प्रश्न पूछना है अस्थमा से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। बेशलर में भी, एसेंशियल ऑयल में भी और एक्यूप्रेशर में भी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू ऑल। एंड इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। अगली बार फिर आएंगे कोई नई समस्या का समाधान लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहें, कमेंट करें और शेयर करें। जी भाभी जी। आपको भी धन्यवाद। नहीं जरूर, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको यूज करें और उसके बाद अपने फीडबैक्स दें तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू।